नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हमारे पास एक नया टॉपिक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डिस्कशन हम कर रहे थे उसी सीरीज में आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे डिराइव करेंगे, इसका प्रोसीजर जो है उसको हम एक एक करके यहाँ पर सीखेंगे। तो हॉलो स्फीयर के लिए सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि हॉलो स्फीयर में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सरफेस पर होता है। हॉलो स्फीयर के अंदर वाला पार्ट खाली होता है। हॉलो स्फीयर का जो मैक्सिमम मास है वो उसका सरफेस पर रहता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो डेंसिटी हम यूज़ करेंगे ये होगी सरफेस मास डेंसिटी, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से। मान लेते हैं जो हॉलो स्फीयर दिया गया इसका मास है कैपिटल एम, रेडियस है कैपिटल आर। तो अगर मैं इसके लिए सरफेस मास डेंसिटी लिखूं तो ये आ जाएगा मास अपॉन एरिया। अब यहाँ जो हॉलो स्फीयर है इसका मास है कैपिटल एम, और अगर मैं स्फीयर के एरिया की बात करूँ तो स्फीयर का एरिया आएगा 4πr²। तो अपॉन में आप लिख दीजिए 4πr²। इस तरीके से आप यहाँ से सरफेस मास डेंसिटी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको इस पर्टिकुलर डायमीट्रल एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है हॉलो स्फीयर के लिए। तो करना ये पड़ेगा कि यहाँ पर हम एक सेंट्रल लाइन खींच लेते हैं। इस सेंट्रल लाइन से थीटा एंगल बनाते हुए यहाँ पर डी थीटा एंगल वाला एक एलिमेंट हमने कंसिडर किया है। हमारा जो एलिमेंट है कुछ इस तरीके से है, ये हमने एलिमेंट कंसिडर किया है। और ये जो रेड कलर से मैंने एलिमेंट मार्क किया है, ये एलिमेंट स्फीयर के सेंटर पे जो एंगल बना रहा है दैट एंगल इज डी थीटा। स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर हमको पहले से दिया गया है। तो अगर मैं इस एलिमेंट की लंबाई की बात करूं तो इस एलिमेंट की लेंथ जो हमको मिलेगी वो आ जाएगी आर इंटू डी थीटा। ये लेंथ कैसे निकाली गई है कि आपने एक फार्मूला सीखा होगा, आर्क लेंथ इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। तो ये है हमारा एंगल डी थीटा, रेडियस है आर। तो ऐसे में ये जो आर्क लेंथ हमको मिलेगी आएगी आर इंटू डी थीटा। ये हो जाएगा आर्क लेंथ। अब यहाँ पर जो हमने ये एलिमेंट लिया है इसको अगर हम एक्सटेंड करें तो ये एलिमेंट कुछ इस तरीके से सर्कुलर फैशन में हमको देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से ये हमको एलिमेंट मिल जाएगा। और अगर इस एलिमेंट का हम ऊपर से टॉप व्यू लेके इसको देखना चाहें तो इसका अगर हम इस एलिमेंट का टॉप व्यू बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। इस सर्कुलर फैशन में इसका टॉप व्यू हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस सर्कुलर स्ट्रिप के लिए जो रेडियस हमको मिलने वाला है, ये रेडियस हम यहाँ ट्रायंगल से निकाल के लिख सकते हैं कि हमने इस एंगल को थीटा माना है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगल नुमा आकृति दे दें तो ये रेडियस हमारा है कैपिटल आर, ये भी एंगल हमको मिल जाएगा थीटा। तो इस वाले ट्रायंगल को अगर मैं इधर बना दूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये एंगल हमको पता है थीटा, तो ये भी थीटा होगा। ये है रेडियस आर, तो ये आ जाएगा आर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आर साइन थीटा। तो यहाँ पर ही हमको आर कॉस थीटा मतलब ऊपर वाला जो पोर्शन है, या फिर आप ऐसे कहें कि ये वाला जो सर्कुलर स्ट्रिप यहाँ ऊपर बनेगा, इस सर्कुलर स्ट्रिप का जो रेडियस होगा, ये छोटा वाला लेंथ है आपको जो ब्लैक कलर से मैंने दिखाया ये होगा, और इसका वैल्यू हमको यहाँ पर मिलेगा आर कॉस थीटा। तो जो हमने सर्कुलर स्ट्रिप अज्यूम किया है इसका रेडियस आएगा आर कॉस थीटा। साथ ही साथ में इसका विड्थ हमने पहले से ही रिप्रेजेंट कर दिया है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिप का जो विड्थ रहा होगा वो हो जाएगा आर इंटू डी थीटा। तो ये इसका विड्थ हो जाएगा आर इंटू डी थीटा। अब इसके बाद अगर हम इस स्ट्रिप के लिए एरिया लिखना चाहें तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना आएगा, तो इस स्ट्रिप का अगर एरिया आपसे लिखवाया जाए तो एरिया होगा, हमने इसके पहले एरिया लिखना आपको सिखाया भी था कि कोई भी सर्कुलर स्ट्रिप अगर आप अज्यूम करते हैं तो उसको बीच से आप कट कर दीजिए। कट करने के बाद जब आप उसको एक्सटेंड करेंगे तो जो उसकी लंबाई आएगी उसके हिसाब से जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनेगी वहाँ से आप एरिया निकालिए। तो यहाँ पर अगर हम इसको इस तरीके से कट करें और इसको एक्सटेंड करें तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। इसका लेंथ आएगा 2πr cos थीटा। ये 2πr cos थीटा कैसे आया कि भाई सर्कमफ्रेंस हमारा 2πr होता है, लेकिन यहाँ पर रेडियस ही r cos थीटा है, तो ये हो जाएगा 2πr cos थीटा।
एंड इसका जो विड्थ है ये हो जाएगा आर डी थीटा। तो ऐसे में इस स्ट्रिप का जो एरिया हमको मिलेगा वो आएगा 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। इस स्ट्रिप का एरिया हमको यहाँ से मिल जाएगा। अब हमको कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पर अगर हम इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस हमने अज्यूम कर रखा है यहाँ पर, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम इस एक्सिस के अबाउट निकालें, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रिप हमने कट करी है वो तो रिंग के जैसी स्ट्रिप है, और स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कोई रिंग आपको दी जाए तो उसके लिए होता है एम आर स्क्वायर। तो सेम फार्मूला अगर हम यहाँ पे लगाएं, इसका मास हमने लिख दिया डी एम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसका हमको मिलेगा वो हो जाएगा डी एम इंटू रेडियस का स्क्वायर, लेकिन इसका रेडियस है आर कॉस थीटा, तो सिंपली डी एम इंटू आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये हमने यहाँ से डी आई लिख दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकल जाएगा इस पर्टिकुलर स्फीयर के लिए। लेकिन अब डी एम पहले हमको लिखना पड़ेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सिग्मा आप पहले ही लिख चुके हैं, और सिग्मा को हम लिख सकते हैं डी एम बाई डी ए। अब सिग्मा का वैल्यू ऊपर हमने लिखा था, यहाँ से हम सिग्मा का वैल्यू पुट करेंगे जो कि था कैपिटल एम अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आएगा कैपिटल एम अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। डी एम हमको निकालना है, तो डी एम का वैल्यू होगा कैपिटल एम अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी ए, एंड डी ए का वैल्यू है 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। ये वैल्यू है डी ए का। अब यहाँ से अगर कैंसिल करने वाले टर्म्स को कैंसिल करें तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 2 टू द 4। सो डी एम का जो वैल्यू हमको मिल रहा है दैट इज एम बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा। डी एम का वैल्यू हमको मिला है एम बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा। ये वैल्यू हम ऊपर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर जो हमको डी आई मिलने वाला है ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें अगर हम डी एम का वैल्यू पुट कर दें तो आ जाएगा एम बाई 2 आर स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा और साथ में डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। अब अगर हम आपसे लिमिट की बात करें तो देखिए ज़रा, यहाँ जो हमने ये एंगल थीटा अज्यूम किया है वो इस सेंट्रल लाइन से एंगल को मेज़र किया गया है। अब हमको तो इस पूरे स्फेयर को कवर करना है, तो अगर आपको इस पूरे स्फेयर को कवर करना है तो यहाँ पर जब हम लिमिट डालेंगे तो ये जो नीचे वाला लिमिट हम पुट करेंगे, ये वाला नीचे की तरफ सेंट्रल लाइन के नीचे जो लिमिट है इसको हम पुट करेंगे माइनस साइन के साथ, तो ये आएगा माइनस पाई बाई 2। और अगर आप ऊपर की तरफ लिमिट पुट करें ये वाली, तो ऊपर लिमिट हो जाएगी प्लस पाई बाई 2। और ऐसे में जब माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 तक हम कवर कर लेंगे तो इस साइड ये का पूरा स्फेयर कवर हो जाएगा, और ये सर्कुलर स्ट्रिप है तो दूसरे साइड का स्फेयर अपने आप कवर हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर जो लिमिट पुट करनी है दैट इज माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। तो लिमिट है माइनस पाई बाई 2 से लेकर के प्लस पाई बाई 2। ये लिमिट हो गया माइनस पाई बाई 2 से लेकर के प्लस पाई बाई 2। अब इसको सॉल्व करना है। अब इंटीग्रेशन में हमको जो मेन इंटीग्रेशन करना है वो करना है कॉस क्यूब थीटा का। अब कॉस क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन मैं आपको अलग सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, जिसका वैल्यू आप ऊपर पुट करेंगे। तो कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, इसके इंटीग्रेशन को हमको करना है। अब आपको अगर याद हो तो एक फार्मूला होता था कॉस 3 थीटा का, ये आता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, इस तरीके से। अब यहाँ से अगर मैं कॉस क्यूब थीटा लिखना चाहूँ तो 4 कॉस क्यूब थीटा हमको मिल जाएगा 3 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। तो यहाँ से कॉस क्यूब थीटा का वैल्यू जो आ रहा है दैट इज 3 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा अपॉन में 4। तो अब यहाँ पर अगर हम कॉस क्यूब थीटा में वैल्यू पुट करें तो ये आएगा 3 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा बाई 4 और साथ में है डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन होगा 1/4। अब 3 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा का इंटीग्रेशन करना है, तो 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस कॉस 3 थीटा का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 3। तो अल्टीमेटली इंटीग्रेशन के बाद जो हमको वैल्यू मिल रही है दैट इज 1/4 3 साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 3। ये वैल्यू हमको मिला।
अब इंटीग्रेशन में मैं इसी वैल्यू को पुट करूँगा। तो यहाँ पर जो हमने वैल्यूज़ निकाली थी mr²/2 को हमने बाहर निकाल लिया और cos क्यूब थीटा की जगह अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 1/4 3 sin थीटा प्लस sin 3 थीटा/3 sin 3 थीटा और अपॉन में है 3। अब यहाँ पर लिमिट डाल दीजिए -π/2 से लेकर के +π/2। तो यहाँ पर mr²/8 ये बाहर आ जाएगा और अगर हम लिमिट डालें तो आएगा 3 sin π/2 प्लस sin 3π/2 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारी अपर लिमिट पड़ गई माइनस अगर लोअर लिमिट पुट करें 3 sin -π/2 प्लस बेसिकली -1 आगे है तो एक माइनस लगा लीजिए sin 3 इंटू -π/2 अपॉन में 3। तो यहाँ पर सॉल्व होके आएगा mr²/8 और साथ में अब sin π/2 1 होता है तो यहाँ तो 3 हो जाएगा sin 3π/2। तो sin 3π/2 का अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगा -1। तो यहाँ जो मिलने वाला है आएगा -1/3। उसके बाद यहाँ पर sin -π/2 का वैल्यू आएगा -1 और इसके आगे एक माइनस पहले से लगा हुआ है तो यहाँ -3 है साथ में और यहाँ से एक माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये +3 एंड इसके आगे अगर आप यहाँ पर वैल्यू निकालें तो यहाँ पर sin 3π/2 का वैल्यू होता है -1 और यहाँ एक माइनस पहले तो ये हो जाएगा प्लस। अल्टीमेटली ये -1/3 वैल्यू यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएगा और यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करें तो आएगा mr²/8। अब ये 3 इंटू 3 और 3 इनको ऐड करना है तो 3 और 3 6 हो जाएगा और साथ में 2/3। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो mr²/8 ये हो जाएगा 3 6 18, 18 में से 2 जाएगा 16/3। अब 8 से ये कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली आ रहा है 2/3 mr²। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमको मिला है इस पर्टिकुलर स्फेयर के लिए वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है 2/3 mr²। इंटीग्रेशन में लिमिट्स केवल ठीक से डालनी है, बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से इसमें हो जाएगा। इस फॉर्मूले को आप लर्न करके भी रख सकते हैं कि इस तरीके से अगर आपको स्फेयर दिया गया है और यहाँ पर ये एक्सिस है तो डायमीट्रल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हॉलो स्फेयर के लिए ये आ जाएगा 2/3 mr²। इसी तरीके से अगर हम इसमें एक्सिस को चेंज करके किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहे, सपोज इस तरीके से हमको हॉलो स्फेयर दिया गया है और इस बार इस पर्टिकुलर एक्सिस के पैरेलल हमने यहाँ पर एक एक्सिस बना दिया है और इस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अब ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देख चुके हैं 2/3 mr² और इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। ये डिस्टेंस है r तो I का वैल्यू होगा 2/3 mr² प्लस m इंटू r²। तो अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 5/3 mr²। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने लगाई है I = ICM + mr² और वहाँ से हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पर्टिकुलर केस में कैलकुलेट कर पाए। सॉलिड स्फेयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो हम इसकी डेरिवेशन आपको करके दिखाएंगे और उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम का आप प्रयोग करके अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे इसको अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप सॉलिड स्फेयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो सपोज इस तरीके से हमको एक सॉलिड स्फेयर दिया गया है जिसका मास है m और रेडियस है r इस तरीके से। अब सॉलिड स्फेयर के लिए सबसे खास बात यह है कि इसमें जो मास है वो वॉल्यूम में फैला हुआ है। तो ऐसे में अगर डेंसिटी के टाइप की बात करें कि कौन से टाइप की डेंसिटी यहाँ यूज़ होगी तो हमने आपको 3 टाइप की डेंसिटी बता रखी है। एक है लीनियर मास डेंसिटी, दूसरा है सरफेस मास डेंसिटी, तीसरा है वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो यहाँ पर जो डेंसिटी आप यूज़ करेंगे वो होगी वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो वॉल्यूम मास डेंसिटी अगर हम लिखना चाहें रो तो ये आएगा मास अपॉन वॉल्यूम। अब स्फेयर के लिए मास हमको दिया गया है कैपिटल M और स्फेयर के लिए वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³। तो इस तरीके से आप डेंसिटी लिख पाएंगे इस पर्टिकुलर स्फेयर के लिए जिसका मास है m और रेडियस है r।
अब इसके लिए जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने जाएंगे तो आपको एलिमेंट कैसे अज्यूम करना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है। तो देखिए ज़रा, ये अगर हमारा सेंटर है, यहाँ से स्मॉल आर रेडियस पर अगर मैं डी आर विड्थ का इस तरीके से एक शेल अज्यूम करता हूँ, शेल मतलब खोखला गोला, तो यहाँ पर मैंने एक बहुत पतला सा स्फेरिकल शेल अज्यूम किया है जिसका विड्थ है डी आर, इसका विड्थ है डी आर, इस तरीके से। अब अगर मैं इस शेल की बात करूं तो इस शेल के लिए हमको इसका मास निकालना पड़ेगा कि इस शेल का मास कितना होगा, और इस शेल का जो वॉल्यूम होगा उसको हमने कह दिया डीवी। अब इसका वॉल्यूम डीवी लिखने के लिए आपको थोड़ा सा एनालिटिकल एबिलिटीज़ का यूज़ करना पड़ेगा कि जैसे ये हमारे पास स्मॉल आर रेडियस का स्फेरिकल शेल है, तो अगर आप इसके अंदर का पूरा जो स्फेरिकल एरिया रहा होगा उसका एरिया कैलकुलेट करें तो वो जो एरिया आएगा वो होगा 4πr², और इसका जो विड्थ है वो है डी आर। तो ऐसे में विड्थ से आप कर दो मल्टीप्लाई। तो आपने क्या किया, पहले इसका जो स्फेरिकल पूरा एरिया था उसको निकाल लिया जो कि आया है 4πr², उसके बाद जो विड्थ था उससे कर दिया मल्टीप्लाई। तो ऐसे में जो भी वॉल्यूम रहा होगा इस पर्टिकुलर स्फेरिकल शेल का जिसको हमने शेडेड करके दिखाया है उसका वॉल्यूम आ जाएगा डीवी, जो कि होगा 4πr² डी आर। या फिर इसको आप एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि सपोज इसका रेडियस स्मॉल आर आपको दिया गया है, तो अगर आप इसका वॉल्यूम लिखें तो आएगा 4/3πr³। और यहाँ से अगर आप dv/dr करें, मतलब इस वॉल्यूम को r के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करें, तो ये आएगा 4/3πr³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3r²। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट और dv का वैल्यू हमको मिल जाएगा 4πr² dr। इस तरीके से dv मिल जाएगा। तो ये dv हमारा बिल्कुल सेम वैसा ही आया है जैसा हमने आपको पहले बताया था। अब dv निकालने के बाद ये जो हमने स्फेरिकल एलिमेंट अज्यूम किया है इसका मास कैसे लिखा जाएगा, तो डेंसिटी का जो हमने फॉर्मूला लिखा है इसी में फेरबदल करते हैं। रो को हम लिख पाएंगे dm/dv। अब dm हमको चाहिए, सो dm मिल जाएगा यहाँ से रो इंटू dv, और रो का वैल्यू आपने ऊपर लिख रखा है कैपिटल M अपॉन 4/3πr³ इंटू dv की जगह पर 4πr² dr। अब 4π से 4π कैंसिल आउट, 3 चला जाएगा ऊपर, तो अल्टीमेटली आने वाला है 3m² dr अपॉन में कैपिटल R³। ये हमको मिल जाएगा। हमने इस एलिमेंट का मास निकाल लिया जो कि है dm। अब हमको डायमेट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ये जो पर्टिकुलर डायमेट्रिकल एक्सिस हमने यहाँ पे बना रखा है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हमको कैलकुलेट करना है। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हो हॉलो स्फीयर के लिए क्या होता है, हॉलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3mr²। और यहाँ पर जो आपने ये शेडेड स्फेरिकल शेल अज्यूम किया है ये तो हॉलो स्फीयर की तरह बिहेव करेगा। तो अगर इस शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखें तो ये आएगा 2/3 मास इसका dm और रेडियस स्मॉल आर का स्क्वायर। ये हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। और इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसी जितनी भी स्फेरिकल शेल्स बनेगी सेंटर से लेकर के कैपिटल आर रेडियस के बीच में, उन सब की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऐड कर देंगे तो हमको पूरे सॉलिड स्फेयर की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर मिल जाएगा। तो करना क्या है, 0 से लेकर कैपिटल आर तक इसको इंटीग्रेट कर दीजिए और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट। अब dm का वैल्यू यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो आएगा 2/3, dm की वैल्यू डालेंगे तो 3mr² dr अपॉन में कैपिटल R³ इंटू r², और इसको करना है इंटीग्रेट। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कांस्टेंट है 2m डिवाइडेड बाई कैपिटल R³, ये बाहर आ गया, अंदर हो जाएगा r⁴ dr। लिमिट हमारी जाएगी 0 से कैपिटल R। तो ये 2m अपॉन में r³ स्मॉल r की पावर 4 दिया है, इसको अगर आप इंटीग्रेट करें तो आएगा r⁵ डिवाइडेड बाई 5 लिमिट रखने के बाद, ये रिजल्ट हमको मिलने वाला है। अब इसको अगर आप कट करें तो नीचे r³ है, ऊपर r⁵ है, तो ऊपर बचेगा r²। तो अल्टीमेटली ये मिलने वाला है 2mr²/5। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमको मिलेगा सॉलिड स्फीयर के लिए उसका फॉर्मूला हमको मिला है 2/5mr²। इसको हम तैयार करके रखेंगे। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट जो होने वाला है दैट इज 2/5mr²। आप इसको लर्न करके भी रख लीजिए कि इस तरीके से अगर आपको सॉलिड स्फीयर दिया गया है, ये इसका डायमेट्रिकल एक्सिस है
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2/5 mr²। अब सपोज हमसे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया जाए, जो रेड कलर का मैंने एक्सिस बनाया है। तो अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेंगे तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे कि ये दोनों एक्सिस हमारे पैरेलल हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हमको मिलेगा, इसको लिख पाएंगे ICM प्लस mr²। तो यहाँ पे हमको आई मिल जाएगा, ICM का वैल्यू है 2/5 mr² प्लस मास m इंटू कैपिटल R²। यहाँ पर दोनों एक्सेस के बीच का डिस्टेंस कैपिटल R था, इसलिए यहाँ पर कैपिटल R डाल दिया गया है। ये हमको मिल जाएगा 7/5 mr²। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के लिख पाएंगे। आज के लिए भी इतना ही। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में, जिसमें हम रोटेशन से जुड़े हुए कुछ और कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि ये जो यहाँ पर टॉपिक्स आप लोगों को सिखाए जा रहे हैं उनकी पहुँच ज़्यादातर लोगों के पास हो पाए। अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।